नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में बात करेंगे। कल एग्जिट पोल जिस प्रकार से आए हैं, उसके बाद ज्यादातर एग्जिट पोलों में ये कहा जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये थंबनेल भी लगाया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार छाती पीटने वाला गैंग है तैयार, और सर्वे एजेंसी भी है कंफ्यूज, क्योंकि अभी तक कुछ सर्वे एजेंसियों का सर्वे नहीं आया है, यानी एग्जिट पोल नहीं आया है। एक ने तो एक्सिस माई इंडिया ने तो बिल्कुल कह दिया कि वो अपना डेटा जारी नहीं करेगी, लेकिन ये तो खैर एग्जिट पोल की बात है। लेकिन ममता बनर्जी क्यों परेशान है? ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हो ना हो उनकी सरकार ना बने, और जितने भी खास करके लेफ्ट इकोसिस्टम वाले गैंग वाले हैं, उनका अब बहुत तेजी से ट्वीट आना शुरू हो गया है, बहुत तेजी से बयान आने शुरू हो गए हैं, और ये सब सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। लब्बो लुबाब ये है कि साफ साफ कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। एकदम कैटेगोरिकली कहा यही जा रहा है। आप उस ट्वीट को जब पढ़ेंगे तो उससे आपको लगेगा कि ये आखिर ये छाती पीटने वाला गैंग पहले से ही क्यों तैयार हो गए हैं। क्या उनको इस चीज का आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इसीलिए पहले से ही तैयारी शुरू कर लो कि जैसे ही ये होगा तो पहले ही कहना शुरू कर देंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही ट्वीट किया था कि अगर फ्री इलेक्शन नहीं होगा तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी, और अगर फ्री इलेक्शन हो तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। इसका मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं से ये मैसेज आ गया कि अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए। संजीव जी, आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे सबसे पहले, और इसमें हम ममता बनर्जी की एक बाइट भी सुनाएंगे, लेकिन उस बाइट को बाद में सुनाएंगे। अभी पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये छाती पीटने वाला गैंग जो है वो इतने तेजी से एक्टिव क्यों हो गया है। नमस्कार प्रवीण जी, आपको, आपके दर्शकों को भी। छाती पीटने वाला गैंग इसलिए एक्टिव हो गया है कि वहां बम नहीं चला, गोली नहीं चली, टीएमसी के क्लब वालों की हुड़दंग नहीं चली, वोटरों पर हमला नहीं हुआ। क्योंकि ये सब नहीं हुआ तो वो लोग परेशान हैं, लेफ्ट लिबरल्स। और 2021 में जब उत्पात मचा रहे थे टीएमसी वाले, प्री पोल के दौरान और पोस्ट पोल में जो वायलेंस हुआ, तब ये लोग लोकतंत्र की दुदुम्भी बजा रहे। लोकतंत्र जीत गया, लोकतंत्र जीत गया। और जब लोग मारे जा रहे थे, वो चाहे किसी के भी लोगों, मैं कहता हूं कि टीएमसी के भी लोगों पर अगर हमला होता है तो वो भी गलत, कॉमन समर्थकों को। लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज देगा, और आप देखिए तब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बिना बंगाल पुलिस के कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस रही है वहां बंगाल पुलिस ज्यादा एक्टिव रही है। और अगर फोर्स को कोई चुनौती देगा चुनाव के समय कोई भी, तो वो सीधा भारत के संविधान और चुनाव आयोग को चुनौती दे। अब कहने के लिए बहुत सारी बातें, चुनाव आयोग अगर ना होता तो 2011 में जो मनी पावर, जो मसल्स पावर सीपीएम का था, क्या ममता बनर्जी जीत जाती 2011 का चुनाव? उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। आप जीते तो बहुत अच्छा, और दूसरे जीत जाएं या जीतने की स्थिति में नजर भी आए तो आपको परेशानी हो जाती है। हिमाचल में जब कांग्रेस जीत कर आई तब तो ईवीएम भी बिल्कुल सही था, वो भी छोड़िए। हाल में झारखंड में इलेक्शन हुआ, वहां भी अगर जीत कर आई तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल बहुत अच्छा। अरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी इतनी घट गई, लगभग 63 सीटें घट गई। उसके बाद भी रोना नहीं रुका। और आप सोचिए, अखिलेश जी
ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की, 37 के आसपास सीटें जीती लोकसभा में यूपी में। इतनी तो नेता मुलायम सिंह यादव ने नहीं जीती थी, उसके बावजूद वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, तो ये हिपोक्रेसी है। मेरा ये कहना है कि जिसको संस्थाओं में यकीन नहीं वो चुनाव ना लड़े। चुनाव तो इसी हिसाब से होगा। और कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है, लेफ्ट इकोसिस्टम किस मुंह से बोल रहा है। मनोहर गिल, कोई भी गूगल कर ले, वो चुनाव आयुक्त भी थे और बाद में केंद्र में मंत्री भी बने और यूपीए सरकार में ही बने, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। और ऐसे टीएन शेषन ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिनकी इतनी प्रशंसा होती है। आप कल्पना कीजिए कि अभी चुनाव आयुक्त को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए बाद में, या उनको लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए, तो कितना रोना होगा, कितना रोना होगा, कितना शोरगुल मचेगा कि लगेगा कि इनाम मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया। ये सब कुछ सारे गैंग एक्टिव हो जाएंगे और छाती पीटना उस पर भी शुरू कर देंगे कि ये देखिए इनको इनाम स्वरूप ये पोस्ट मिल गया है। लेकिन इससे पहले जिनको मिला उनके बारे में इनके मुंह पर एकदम दही जम जाता है कि ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं कि आखिर इससे पहले जो हुआ उस पर भी तो आप बोलिए। अगर आप बिल्कुल ही निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पहले वाले पर भी तो बोलिए, पहले वाले पर क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल, देखिए इसी के लिए यही वजह है कि अधिकतर राज्यों में, देखिए भले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संख्या घटी, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी ने कैसे मतलब भारी बहुमत से जीत हासिल की। हरियाणा में टाइट था मामला, फिर भी जीत लिया। और इसके बाद जो है, अब देखिए कि ये बेचैनी तभी शुरू हुई जब हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत लिया चुनाव, उसके बाद बेचे। और अगर बंगाल का ये चुनाव बीजेपी जीत लेती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, टुडे चाणक्य तो 48% वोट शेयर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एससी एसटी ओबीसी में दिखा रहा है, क्योंकि इतना माइन्यूटली सर्वे किसी ने नहीं किया है। मुस्लिम में दिखा रहा है कि 71% टीएमसी को गया है, 8% बीजेपी को गया है मुस्लिमों का वोट, टोटल मुस्लिमों के वोट में, और कुछ कांग्रेस और उधर भी गया है। अनुसूचित जाति के जो वोटर्स है वो 67% उन्होंने, 67% बीजेपी को वोट किया, 22% टीएमसी को दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 61% बीजेपी को दिया है और टीएमसी को 27%। इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। और अनुसूचित जनजाति में 53% बीजेपी को गया है और 40% जो है टीएमसी गया है। और जो साउथ बंगाल था वहां भी खेला हो गया है। मैं बस एक चीज इसमें बता दूं कि जो हिंदू ओबीसी हैं प्रवीण जी, वो बहुत नाराज है ममता बनर्जी से। उसके पीछे का मैं कारण बता, उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत अधिकतर मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी में शामिल करके ममता बनर्जी ने हिंदू ओबीसी को एक तरह से रिजर्वेशन उनका खा लिया। और इस पर कोई सामाजिक न्याय का कोई प्रहरी, कोई योद्धा कुछ नहीं बोलता है। कि अगर आप देखिए डॉक्टर की लिस्ट निकलती है और ओबीसी में एक भी हिंदू ओबीसी नहीं होता है। तो एक तरफ जब इस्लाम में ये कहा जाता है कि जाति पाति नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, एक ही सफे में खड़े हो गए बंदा और बंदा नवाज, तो फिर ओबीसी रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो भाई, क्यों ले रहे हो? और देश जो सरकार रही है वो हिंदू ओबीसी जो बेचारे पिछड़े हुए हैं उनका हक क्यों खा रही है गवर्नमेंट जॉब में? तो हिंदू ओबीसी बहुत नाराज। और एसटी का मुझे लगता है प्रवीण जी, आप ये सोचिए कि एसटी में अगर कितना चालाकी से ममता बनर्जी ने, होशियारी से, और उसको स्मार्ट पॉलिटिक्स कही है कि उतार दिया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। बिल्कुल। और पूरे पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम जो जंगल महल का इलाका है, वहां बहुत सारी सीटों पर कल्पना सोरेन और शिबू सोरेन ने जाके प्रचार किया और पूरी संथाली भाषा में प्रचार किया। हाँ, हेमंत सोरेन ने, हाँ हेमंत, सॉरी, शिबू सोरेन जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, हेमंत सोरेन ने प्रचार किया हर जगह और संथाली भाषा में किया। वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा वोटर टर्नआउट उधर उन्होंने टीएमसी की तरफ मोड़ा। लेकिन विडंबना ये देखिए
कि राहुल गांधी के अलायंस पार्टनर जेएमएम जाकर के बंगाल झारखंड में में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आरजेडी बिहार वाले जाके कांग्रेस के विरोध में प्रचार कर। बिल्कुल। केरल में आरजेडी 3 सीटों पर लड़ रही है सीपीएम के साथ अलायंस करके और राहुल गांधी का विरोध कर रही है। और असम में हेमंत सोरेन कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं और बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं, अलग लड़। आप सोचिए कि अगर ममता बनर्जी हारेंगी, अगर हारती हैं, मैं एक लाइन प्रवीण जी, एक लाइन कंप्लीट कर लूं, मैं एक दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, ये न्यूज पॉइंट है आज का। ममता बनर्जी अगर हारेंगी तो बीजेपी तो खुश होगी निश्चित रूप से, संघ परिवार भी खुश होगा, लेकिन दूसरे में सबसे अगर खुश होंगे तो राहुल गांधी होंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बार बार ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकती थी और उनके पीछे कभी केजरीवाल भी खड़ा होता था और अखिलेश जी खड़े होते थे, ये हेमंत, हाँ तेजस्वी जी खड़े होते थे और हेमंत जी तो राहुल गांधी के पीछे भी खड़े हो गए थे। नहीं, उस समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो पानी बहुत बह चुका 2024 से, मैं 24 से 26 के बीच की बात बता। तो अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो ये बंगाल का इतिहास है प्रवीण जी, कि जो हारता है वो उठता नहीं है। सीपीएम उठ नहीं पाई, सीपीएम से बड़ा कैडर, ऑर्गेनाइजेशन, मसल्स पावर, मैं मनी पावर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें सीपीएम को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन वो भी जब गई तब उसके पास 235 विधानसभा की सीटें थी, आप सोचिए, और अभी 235 से वो एक ही साथ घट के 62 पर आ गई थी 2011 में। इसी तो बंगाल जब पलटता है, एक सवाल है इसी आपने चूंकि डेटा 235 का जिक्र किया, तो अभी कई जगहों पर मैं ये देख रहा था कि कुछ अजीब टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ सरकार ममता बनर्जी की वो लोग बना रहे हैं, और उसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर 50 सीट ममता बनर्जी हार भी जाती है तब भी सरकार बना लेगी। यानी कि उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि कभी 235 से 65-66 पर सिमटने वाली वाम दल उसी तरह से ममता बनर्जी भी सिमट सकती है, ऐसा मानने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, उसके लिए देखिए कोई भी स्वतंत्र है, लोकतंत्र जो है वाद विवाद और संवाद की यात्रा है। विवाद, वाद और संवाद। पश्चिम बंगाल में 50 साल से ये तरीका खत्म है, बिल्कुल शक्ति के बदौलत सत्ता पे कब्जा करने की बात। बंगाल के लोग जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, बेचारे उस तरह के लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, लड़ाकू लोग नहीं हैं, तो उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया बंगाल के लोगों ने। उन्होंने अपने इंडस्ट्री को समाप्त होते देखा, यूनियन बाजी की वजह से पूरी इंडस्ट्री भाग गई वहां से। अब जो आप देखिए, बहुत सारी चर्चा ये हुई कि महिलाओं को मिलता है। अब मैं एक चीज, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि ठीक है, गांव की महिलाओं को तो आपने 1500 रुपए दे दिए, वो वोट भी कर दिया टीएमसी को, ठीक है, लेकिन जो 144 सीट जो साउथ बंगाल का पूरा शहरी इलाका है और उसमें सब अधिकतर प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी वाले लोग हैं या बिजनेस वाले लोग हैं, उनकी महिलाओं को तो कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बीपीएल महिलाओं के लिए है। तो वो 1500 वाला, और बिहार में ये इसलिए काम कर गया, बिहार में इसलिए काम कर गया कि 83% लोग जो है ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं, है ना। तो दोनों की डेमोग्राफी में अंतर है। और देखिए, पिछली बार भी जीत में उनके ममता बनर्जी के ये साउथ बंगाल की बड़ी भूमिका थी, लेकिन इस बार साउथ बंगाल ने करवट लिए। इसके 3 सिग्नल्स हैं। साउथ बंगाल, चाहे आप कलकत्ता नॉर्थ जाइए, कलकत्ता साउथ, यहां तक भवानीपुर में मैं बता रहा हूं कि 8 वार्ड हैं, जिसमें 3 वार्ड में ममता बनर्जी को बढ़त है, 5 वार्ड में वो संघर्ष कर रही। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हार रही, लेकिन वहां भी नंदीग्राम में भी तो लोग कहते थे ममता बनर्जी हारेंगी नहीं, ना ममता बनर्जी हार गई। अच्छा, आपको बताऊं, जाधवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बुद्धदेव भट्टाचार्य एक मनीष जायसवाल से हार गए। वो वहां मुख्यमंत्री हारते रहे हैं,
और ममता बनर्जी अगर हारेंगी तो वो पहली मुख्यमंत्री होंगी कि दूसरी बार हार जाएंगी लगातार। बिल्कुल नहीं। संजीव जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बाइट सुनाते हैं ममता बनर्जी की, जो आज की ही बाइट है, और उसमें ममता बनर्जी क्या कह रही हैं पहले वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे। নমস্কার, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম, সালাম, জোহার এবং জয় জিনেন্দ্র আমি সব কিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সব কিছু অত্যাচার সহ্য করুন আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আমি আমার কর্মীদের কাছেও খুব কৃতজ্ঞ, যারা জীবনপণ লড়াই করে অনেক অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 230ও পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা। तो संजीव जी, ये जो बयान है खास करके ममता बनर्जी का कि 2026 में वो 226 सीटें जीतेगी, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कहा अपने शुरुआती बयान में, वो ये कह रही हैं कि पूरा का पूरा जो केंद्रीय खास करके वहां से पीएमओ हो, गृह मंत्रालय हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, सभी का इस्तेमाल किया गया। और इस सब के बावजूद भी वो इस बार वो ये दावा कर रही है कि 226, एक तो ये उधर कह रही है, दूसरी तरफ ये दावा कर रही है कि 226 सीट 2026 में जीतेगी। देखिए, एक तो हताशा उनके चेहरे पर, जो भी ममता बनर्जी को जानते हैं, ये ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। वो तो सड़क पे लड़ने वाली लीडर नहीं है। एक चीज आप इसमें गौर करिएगा, आज ये बयान देकर कि उससे क्या फायदा था? 28 को ये बयान नहीं आ सकता था? ये बयान 28 को आना चाहिए था ना। ठीक है, वो अच्छा कम से कम अपने वोटर्स को एश्योर्ड तो करती 28 को आकर। अब 30 तारीख को ये बयान थे तो वोट पे तो 1-2% का भी अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात आप देखिए कि अगर कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कुछ गलत किया है तो क्या चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल में, चुनाव आयोग में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने कोई लिखित शिकायत दी है? एक भी पोलिंग बूथ के बारे में रीपोल करवाइए, अभी तक मेरी जानकारी में प्रथम चरण में भी टीएमसी ने एक भी बूथ पर रीपोल के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, और अभी तक सेकंड फेज में भी एक भी बूथ पर रीपोल का नहीं दिया, क्योंकि कोई प्रमाण ही नहीं है। मतलब उनके पास है कि ऐसा कोई नहीं जबरदस्ती। और सारी देश की मीडिया और यूट्यूब के पत्रकार भी, उनको यूट्यूब के पत्रकार मैं नहीं कह रहा हूं, वो स्वतंत्र पत्रकार है, और सबने लाइव दिखाया इलेक्शन होते हुए। तो 3 बातें साउथ बंगाल के लोगों ने, देखिए नॉर्थ बंगाल और जंगलमहल बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, ये सब मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसमें वोट मैक्सिमम जा रहा है ममता दीदी को। इसके अलावा कांग्रेस को भी थोड़ा वोट जा रहा है, कहीं हुमायूं कबीर को 1-2 सीटों पर जा रहा है, और फुरफुरा शरीफ जो है, जो भांगर शायद सीट है, वहां से वो लड़ते हैं, वो भी सीपीएम के साथ अलायंस करके, तो कुछ सीटों पर वो अपना प्रभाव दिखा। और कांग्रेस के भी कुछ कैंडिडेट इसलिए प्रभाव दिखा रहे हैं कि वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थे वहां पे, वो कांग्रेस की वजह से नहीं है, बट उनका मुस्लिम समाज में उनका प्रभाव अच्छा खासा था, ऐसे उम्मीदवार थे। तो वो
वो भी थोड़ा 10 सीटों का डैमेज कर रहे हैं टीएमसी को। बंगाल के लोगों के बारे में देखिए, ये बात तो तय कि वो कुछ बोल नहीं रहे 70% लोग, लेकिन 3 चीजें, आप 3 पॉइंट गौर कीजिए साउथ बंगाल के बूथ पे, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी जाके सुने कई दूसरे चैनलों में, लोग 3 तरह की बातें बोल रहे हैं पूछने पर, कि मुकाबला 50-50% का है, टक्कर का है। दूसरा, चुनाव आयोग की व्यवस्था से और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रहने से वो अच्छा उन्हें लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। और तीसरी बात जो है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब हिंसा जो नहीं देख रहे, तो हम बहुत सेटिस्फाइड। जो भी आदमी ये बोल रहा है वो सब बीजेपी को वोट दे रहा है या टीएमसी के विरोध में वोट दे रहा है। आप संजीव जी, आप बहुत ज्यादा वहां पर आपकी नजर रहती है, खास करके बंगाल पे। जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है भवानीपुर की सीट, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी हैं मैदान में। इस सीट पर कहा यह जा रहा है, अभी जो मैं चूंकि सोशल मीडिया खंगाल रहा था, तो उसमें कई जगहों पर यह देखने को मिला कि वहां पर ममता बनर्जी फंसती हुई दिख रही है। क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी आराम से निकल जाएंगी या वो फंसेंगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में भी वहां पर बहुत जबरदस्त मतदान हुआ है। देखिए, जब सत्ता विरोधी लहर होती है प्रवीण जी, तो उसमें कोई कैंडिडेट किसी को हराता नहीं है, जनता हरा देती है। नंदीग्राम में क्या हुआ था? ममता बनर्जी हारी थी, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी बात, भवानीपुर में बताओ 8 वार्ड हैं, जिसमें 3 वार्ड में, एक वार्ड तो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहां ममता बनर्जी को वोट मिला है। एक वार्ड में मिश्रित आबादी है, वहां भी ममता बनर्जी को वोट मिला। एक वार्ड में खुद है, मतलब खुद वहीं रहती है, तो वो 3 वार्ड में उनको 3 वार्ड का 90% वोट मिला है। बाकी 5 वार्ड में बहुत कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए 2 बात मैं बताना चाहता हूं। एक, वहां के लोगों का आरोप है, यह जांच का विषय है, कि पहले ममता बनर्जी के पिताजी एक खपरेल के घर में रहते थे, और आज भी उसी घर में ममता जी थोड़ी रिपेयर के साथ ममता दीदी वहीं रहती हैं। वो कोई सीएम हाउस में तो रहती नहीं है, लेकिन वहां के लोगों और बीजेपी के नेताओं का यह आरोप है, ये हम नहीं कंफर्म कर रहे हैं, ये जांच का विषय है, कि उनके भाइयों ने 32 मकान वहां पे उनका अपने नाम कराए उस इलाके में। और भवानीपुर बहुत पॉश इलाका है, कलकत्ता साउथ का, बहुत ही रिहायशी इलाका है, हाई प्रोफाइल इलाका है। हाँ, 32 मकान, ये आप वहां के सर्च भी कर सकते हैं जो हमारे दर्शक हैं। वो 32 मकान, वो अपार्टमेंट की शक्ल में हो या सिंगल हाउस होल्ड हो, वो सारे उनके भाइयों पर कब्जा करने या खरीद लेने के आरोप लगे हैं। इस आरोप की जो भी जांच कराए सरकार कराए, स्पष्टीकरण दे, हम नहीं कह रहे ये बात। तो वो एंटी करप्शन स्टार वाली इमेज इनकी भवानीपुर में नहीं। क्योंकि वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको तो ये पता होगा कि ये आसपास का ये मकान किनका है और इससे पहले किनका था और अब किनका है। ये तो लोगों को पता ही होगा। चप्पल, हवाई चप्पल, ये सब तो देख के ऐसा इमेज बनता है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वहां बहुत सारे बिल्डिंग्स उनके फैमिली मेंबर्स के नाम में, ममता दीदी के नाम पे नहीं। ये भी स्पष्ट कर, लोग उनको अभी भी मानते हैं कि वो पर्सनली शी इज वेरी ऑनेस्ट इकोनॉमिकली। अब बाकी जो भी हो, दूसरी तरफ एक वीडियो आई है कल, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो उनके एक भाई थे जो बीच रोड पर बैठ गए, सीएम का भाई बीच रोड पर बैठा था, और बैकग्राउंड में खेला हो गए गाना दूर से बज रहा था, और वो वोटरों को केवल देख रहे थे जाते हुए। बंगाल पुलिस आई, उनको एक डंडा लगाया और उनको भगा दिया, और 2 कुर्सी जो थी वहीं तोड़ दिया, 2 कुर्सी लेकर बैठे। और वहां सीआरपीएफ मौजूद थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने अप्रोच किया पहले, और जो बंगाल पुलिस ने जो टीएमसी के वर्करों जो बदमाशी करे थे उनको जो पीटा है, कोई कैंडिडेट अगर डरा रहा था टीएमसी का तो उससे बंगाल पुलिस उलझी है। इससे ये मैसेज जरूर जाता है कि बंगाल पुलिस कुछ ऐसा जानती है जो बाहर के लोग यानी कि बंगाल पुलिस को भी ये आभास हो चुका है कि सत्ता बदल रही है, और अगर बदल रही है सत्ता तो बदलने के साथ उनको हो जाना होगा।
तो इसलिए तो नहीं कहीं बंगाल पुलिस जो है वो इस प्रकार से बिहेव कर रही है। देखिए, वो आपने बता दिया, मैं दूसरी बात पर इशारा कर रहा हूं। पुलिस को मैं इसलिए मैंने ये कहा, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, उसमें एक चीज आप देखिएगा, हर थाने में LIU होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। बिल्कुल। हर थाने में होता है, वो उसका एक जोन होता है और वो अंदर की सूचनाएं थानों पर पहुंचाता है और थाने से वो सूचना ऊपर तक जाती है। इसलिए कहा जाता है अगर पुलिस चाले तो एक मच्छर तक ना हिले किसी इलाके। तो क्या ये LIU सूचनाएं नहीं दे रहे होंगे अधिकारियों को? और जिस तरह से वो जो रामकृष्ण कायल जी ने जो बिल्कुल चुनाव से पहले जो बहुत सारे आरोप लगाए, बाद में उनको सस्पेंड किया गया, वो भी तो बंगाल पुलिस के ही पार्ट थे। उनका भी एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था और उन्होंने जो रिस्क लिया अपनी नौकरी का, तो उनके पास भी बहुत सारी सूचनाएं होंगी। तो पुलिस और बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी आ रही कि बड़े बड़े IAS अधिकारी फाइलें जला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये हमेशा देख लीजिए, मेरा ये कहना है कि 70% वोटर साइलेंट क्यों है? अगर वो TMC को वोट देना चाहते हैं तो ये एक्सप्रेस करने से बोलते हैं, उनको ये बात एक्सप्रेस करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई डर नहीं होता उनको। तो वो ये भी तो नहीं बोल रहे कि वो TMC को वोट देने जा रहे हैं। अगर वो TMC को वोट देना चाहते तो बीजेपी से उनको कोई खतरा नहीं। और बीजेपी का एक कल्चर नहीं है कि विरोधियों को, ठीक है एक आध जगह ऐसा होगा अपवाद, या कांग्रेस का भी एक कल्चर नहीं। कांग्रेस भी जब बंगाल में थी तो ऐसा नहीं था कि वो हिंसा कर रही, ऐसा नहीं था। ठीक है, ओपोनेंट को अलग तरीके से परेशान करना बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, अपने पार्टी में मिला लेना वो भी करती है, लेकिन दोनों के तौर तरीके बिल्कुल वो ममता बनर्जी या इससे पहले CPM से मेल नहीं खाते। इसलिए वो जो साइलेंट वोटर है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं TMC से नाराज है। और इस बार देखिए, जब 3 से 77 जा सकता है तो 77 से 145-46, मैं एक कंजर्वेटिव डाटा बता रहा हूं, 155-56 जो है कंजर्वेटिव डाटा है, बीजेपी के अपने अंदर के सूत्र बता रहे हैं, वहां इतना तो आना है। हालांकि वो 70 सीटों को माइनस करके लड़ रहे हैं पहले से, क्योंकि 70 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड है, जहां बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो 224 पे लड़के उनका टारगेट है 160-62 तक। और इस जोन में ये जो इलाका है साउथ बंगाल की 144 सीटें, इसमें उनका सर्वे बता रहा है, बीजेपी का अंदरूनी सर्वे, की 60+ सीटें वो जीत रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि पहले चरण में तो 100 के आसपास बीजेपी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 155-56 का कंजर्वेटिव डाटा लेके बीजेपी चल रही है। हालांकि 4 तारीख को ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन ममता बनर्जी के जो स्टेप्स हैं, आज आके ये बाइट दे या ना दे, उससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन उनकी हताशा ये है कि TMC के क्लब को जो उन्होंने खड़ा किया था, उस पर जो जितना रिसोर्सेज झोंका गया था, वो इलेक्शन के दिन काम नहीं आया दोनों चरणों में। ये हताशा है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तो तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए। इसके अलावा अगर आप Facebook पेज के जरिए देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को वहां भी शेयर कर सकते हैं, वहां से भी, और कमेंट भी जरूर कीजिए। इसके अलावा एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।